Hello class 10 students, how is your study going on? I hope it is going very well. So anyway, now come to the point. Now this is the part 3 of the previous video. इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 3 होने वाला है. मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है दोनों पार्ट में, और ये जो है पार्ट 3 होने वाला है. ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से फोकस होकर के देखिए. आई होप सो. तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली 1 एम्पियर करंट. तो देखो यार, एक्चुअली में तुम लोग करंट का डेफिनेशन अभी तक पढ़ चुके होगे, जान चुके होगे करंट होता क्या है. तो करंट की अगर हम अगर फार्मूले की बात करें तो I इक्वल्स टू देखो क्या होता है, Q अपॉन T होता है. तो सपोज़ कि तुमको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है, तो देखो ये करंट 1 एम्पियर तुम्हारा कब आएगा, जब तुम चार्ज को 1 कूलम लो, और टाइम जो है ना 1 कूलम चार्ज शुड पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड. तो ये तुम्हारा करंट 1 एम्पियर आ जाएगा. तो देखो इसी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं कि 1 एम्पियर of electric current is defined as the amount of electric charge passing through a given cross section area per second. यानी कि सपोज कि अगर 1 कूलम चार्ज अगर किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है पर सेकेंड, तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा जो करंट है वो 1 एम्पियर है. सो अगर 1 कूलम तुम्हारा चार्ज हो गया और टाइम तुम 1 सेकेंड ले लो, सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला you can calculate the value of current and it will come out to be 1 ampere. So this is the definition that how you can define 1 ampere of electric current. Okay. अब देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि आखिर what makes electric charges to move. तुम जान रहे हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक चार्जेज मूव होते हैं तो तुम क्या कहते हो, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर यू से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. सो व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मूव, ये तुमको बताना है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव कौन करवाता है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव होते हैं. तो देखो ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है. जब तक दो टर्मिनल के बीच में तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं रहेगा तब तक तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं कर पाएगा. दूसरी चीज़ की जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है, तो इसके लिए हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सेल. तो ये इलेक्ट्रिक सेल होता है जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल एनर्जी होते हैं, और वो केमिकल एनर्जी की वजह से जो है तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कीप मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स. ओके. अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे डेफिनेशंस वगैरह हैं जो कि तुमको थोड़ा याद कर लेना है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड ऑल दिस. तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, फिर भी थोड़ा देखो इसको. तो देखो ये कहता गया है कि अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सॉकेट. यानी कि एक एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जब तुम बनाते हो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जिससे कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट आसानी से उससे पास हो सके, तो तुम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हो. ऐसे इसके बहुत से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें तुम्हारा स्विच हो जाएगा, वायर हो जाएगा, सेल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. यहाँ देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, ये मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाया है कि फ्लो ऑफ चार्जेज इनसाइड अ वायर. वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेज का फ्लो होता है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा इसमें समझेंगे कि ये एक्चुअली में क्या होता है. तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से समझो तुम लोग कि एक यहाँ पे एक पहले सस्पेंस क्रिएट किया गया है इसके द्वारा कि यू वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर. तुमको ऐसा लगता होगा ना कि देखो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी काफ़ी कम है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस ही. तो अगर उसके पास इतना छोटा स्पेस ही है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर से घूम रहा है तो उसके पास एनर्जी काफ़ी लो है. तो वो कैसे आखिर एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर वो मूव कर पाता है इतना आसानी से. ठीक है, अब जान रहे हो कि उसके अंदर जो है एटम्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो काफ़ी कम होता है.
तो तुम्हारे हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उसको तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि जो इनका फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज़ वेरी स्मूथ, और काफ़ी वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि तुम समझ सको कि वो वैक्यूम में अगर वहाँ पे अगर कोई भी मटेरियल नहीं है तो जैसा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, दे ट्रैवल इट इन अ सेम वे। तो आखिर इसका रीज़न क्या है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। देखो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्जेस इन एम्प्टी स्पेस। When a steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed. One can calculate this drift speed of electron for a typical copper wire carrying a small current, and it is found to be actually very small. अब यहाँ पे देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो आप अगर इसको डिटेल में समझना चाहते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली में होता क्या है, सो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। आई थिंक पार्ट 1 में मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कवर किया। यहाँ पे अगर तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करो तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि इनका एक एवरेज वेलोसिटी होता है। जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर जब मूव करते हैं तो तुमको पता है कि वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ पे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे माइट कोलाइड विद ईच अदर। तो ये कोलिजन की वजह से इनका जो मूवमेंट होता है ना वो काफ़ी स्लो हो जाता है। दे मूव इनसाइड अ वायर वेरी स्लोली, एंड इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो स्पीड होता है ना, इट इज़ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हो ये स्पीड कितना कम है। अब 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर ये मूव कर पा रहे हैं। लेकिन तुम सोचते होगे कि फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हमारा बल्ब जल जाता है। तो कहने का क्या मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना स्लो है तो फिर स्विच अगर हम ऑन करते हैं तो उसको थोड़ा समय लगना चाहिए बल्ब को जलने में, बट जैसे तुम स्विच ऑन कर रहे हो बल्ब जल जा रहा है। तो फिर इसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो है ना फिजिकली वहाँ तक नहीं पहुँच करके जाते हैं। तुम सोच रहे होगे कि अगर हम स्विच ऑन किए तो स्विच तक से इलेक्ट्रॉन चल करके तुम्हारे बल्ब तक पहुँचेंगे जिससे कि बल्ब जलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। इट इज़ एक्चुअली द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो होता क्या है कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तुम समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक वेव, दे बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, वे वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो मान लो कि, और वेव का काम क्या है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस जो कि एनर्जी तुम्हारा कैरी करता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो वेव यहाँ पे एनर्जी लेकर के जा रहा है, तो एनर्जी का जस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्जेस का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से तुम बोल रहे हो कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कोई इलेक्ट्रॉन तो बस अपने आसपास इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फिजिकल प्रेजेंस होना वहाँ जरूरी नहीं। ये मत समझो तुम कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ तक जाएंगे तब जा कर के वो एनर्जी उसको देंगे और बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे इसके बारे में डिटेल्स में जो है आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ोगे। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे एक्चुअली में जो करंट का स्पीड है वो करंट का स्पीड बिल्कुल लाइट के स्पीड के बराबर है। जैसे कि तुम जानते हो कि लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो कहीं ना कहीं मोर और लेस जो इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड है वो भी लाइट के स्पीड के ही बराबर है। यही कारण है कि तुम जैसे स्विच ऑन करोगे वैसे ही तुम्हारा बल्ब जल जाएगा। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल हैं जो कि यहाँ बनाया गया है, और ये इलेक्ट्रिकल सिंबल हैं, कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका यहाँ सिंबल दिया हुआ है, तो तुमको इसको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली देखो याद करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये हमारा टाइम और स्पेस दोनों सेव करता है। तुमको अगर हम बोले कि तुम एक इलेक्ट्रिक सेल बना करके दिखाओ तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि तुम बैठ करके पूरा सेल को एक कंस्ट्रक्ट करो। तो इसी के लिए इन फिजिक्स वी यूज सम सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो देखो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो
अच्छा, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर एक से ज़्यादा सेल हैं जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं तो उसके लिए ये सिंबल तुम यूज कर लो। अच्छा, अगर मान लो कि एक प्लग की और स्विच है ओपन, तो ओपन स्विच के लिए ये है, क्लोज के लिए ये है। अगर एक ज्वाइंट वायर है तो तुम ये सिंबल यूज कर लो। अब देखो, अगर वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं विदाउट टचिंग, तो इसके लिए तुम इस तरह से बनाओ और ये एक वायर लाओ और इसको ऐसे लेकर के ऊपर से चले जाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वायर हैं विदाउट ज्वाइंट ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब आगे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये देख लो इस तरह से तुमको सिंबल यूज़ करना है। अगर कोई रेजिस्टेंस है या फिर तुम ऐसे समझो कि कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसके लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टैट बोलते हो, ये दोनों में से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। आमीटर के लिए ये यहाँ पे प्लस माइनस दोनों टर्मिनल दिखाते हो और वोल्ट मीटर के लिए ये सिंबल यूज़ करते हो। तो इस सिंबल को तुम लोग लर्न कर लो या फिर बना करके प्रैक्टिस कर लो। एक दो बार बनाओगे या तुमको याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इनका बर्थ और डेथ जो है वो दिया हुआ है। देखो, फाउंड आउट दैट, इन्होंने क्या किया कि एक रिलेशन फाइंड किया करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, उनके बीच में इन्होंने टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया। अच्छा, तो देखो इन्होंने क्या बताया कि द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। अब देखो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर को कांस्टेंट बताना। अगर तुम ओम्स लॉ का पूरा डेफिनेशन लिख के आ जाते हो एग्जाम में, लेकिन तुम ये मेंशन नहीं करते हो कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा डेफिनेशन रॉन्ग हो सकता है। तो प्रोवाइडेड की टेम्परेचर जो है ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा ओम्स लॉ वैलिड है। इसी को तुम ओम्स लॉ के नाम से जानते हो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अभी तक जो डेफिनेशन पढ़े उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, अगर तुम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाओगे या फिर तुम आई को अगर इधर लाओ तो वी अपॉन आई इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट आएगा तुम्हारा। और ये जो तुम्हारा कॉन्स्टेंट है इसको तुम लोग आर यानी रेजिस्टेंस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है ओम्स लॉ के अनुसार। तो फाइनल तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, वी इक्वल्स टू वाई आर। तो यही तुम्हारा जो है ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आर जो है तुम्हारा कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। और इसको तुम लोग जो है रेजिस्टेंस के नाम से जानते हो। अब देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिससे कि जब करंट पास होगा ना तो वो अपोज करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। जब उससे करंट को तुम पास कराते हो तो वो उसको क्या करता है कि अपोज करता है। वो नहीं चाहता है कि करंट हमसे हो करके, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो हमसे हो करके पास करें। अगर तुम ऐसा यूनिट देखो तो ये ओम हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, इसको ग्रीक लेटर ओमेगा और ये इसका सिंबल होता है। ये ध्यान रखो, ये तुम्हारा सिंबल है, इसको पढ़ते ओमेगा है, ठीक है। और यूनिट के तौर पे इसको हम लोग ओम नाम दिए हुए हैं। देखो अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे v इक्वल्स टू आई आर पढ़े हो तो वहाँ से r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, v अपॉन आई लिख सकते हो। तो सिंपल सा यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुमको रेजिस्टेंस निकालने को दे दे तो v अपॉन आई करके तुम आसानी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अब हम लोग देखेंगे ओहमिक रेजिस्टेंस के बारे में। ओहमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो सबसे पहले इट इज़ द मटेरियल्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, है ना। ये अगर हम ओहमिक रेजिस्टेंस की बात करें तो वही चीज़ है, रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मटेरियल के अंदर का एक ऑपोजिशन है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसको भी हम लोग ओम में मेजर करते हैं। हैंस वी कैन से दैट अ रेजिस्टेंस दैट फॉलो ओम्स लॉ, या सिंपली तुम बोल सकते हो कि अगर कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो तुम क्या कर सकते हो कि हाँ ये ओहमिक रेजिस्टेंस है। तो सिंपल सा इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। को अगर हम यूनिट ओम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज कि अगर 1 ओम रेजिस्टेंस को तुमको डिफाइन करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा
1 वोल्ट हो जाए और 1 एम्पियर अगर करंट पास हो रहा है तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो जानते हो कि R इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आई। व्हेन यू विल पुट द वैल्यू V इज 1 वोल्ट एंड करंट इज ऑल्सो 1 एम्पियर, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा यूनिट ओम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया। अब देखो तुम जानते हो कि I इक्वल्स टू V बाई R, द करेंट थ्रू रजिस्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो तुमको फॉर्मूला मिला I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो यहाँ देखो I और V का तो डायरेक्टली रिलेशन है, बट अगर हम बात करें I और R का तो देखो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जरा देखो यहाँ पे कि इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, अगर तुम रेजिस्टेंस को डबल कर दो तो उस केस में करंट तुम्हारा हाफ हो जाएगा। उल्टा रिलेशन है, अगर तुम R को बढ़ाओ तो I घटेगा और अगर तुम R को घटाओ तो तुम्हारा I बढ़ेगा। अब यहीं पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टैट हम लोग बोलते हैं वो आता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखो इसको समझते हैं। तो देखो बहुत से ऐसे हमारे प्रैक्टिकल केसेज है जहाँ पे हमको जो करंट का वैल्यू है इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है, अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका काम ये है कि इसको जो है वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं करना है, बट ये क्या कर सकता है तुम्हारा कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना इसको रेगुलेट करता है, बट ये वोल्टेज को चेंज नहीं करता है। तो कैसे करता है, तो इसके लिए खुद अपने अंदर के रेजिस्टेंस को ये घटा सकता है या फिर ज़रूरत पड़ने पे बढ़ा भी सकता है। तो इस तरह से काम करता है। ऐसे कैसे काम करता है इसको हम प्रॉपर जो है आगे वीडियो में बने रहो, हम प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करेंगे। वो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टैट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो मेन इसका काम यही है कि अगर मान लो कि तुम करंट को चेंज करना चाहते हो तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो या तो तुम वोल्टेज चेंज करो अदरवाइज रेजिस्टेंस चेंज करो। बट अगर वोल्टेज को नहीं चेंज करना चाहते हो तो रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, तभी तुमको करंट चेंज मिलेगा। मतलब ये हुआ कि तुमको I को चेंज करने के लिए V और I इन दोनों में से या तो किसी भी एक को चेंज करो, नहीं तो दोनों को चेंज करो। तो अगर वोल्टेज फिक्स रखोगे तो रेजिस्टेंस को तुमको चेंज करना पड़ेगा, और वेरिएबल रेजिस्टेंस तुम्हारा यही करता है। अब देखो ये जो है तुम्हारा यहाँ फिगर दिया हुआ है रियोस्टैट, जिसको तुम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हो। तो देखो ये तुम्हारा हो गया रियोस्टैट। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा जो है कुछ इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और ये देखो यही जो होता है स्लाइडिंग स्विच होता है, ये तुम्हारा इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। कैसे वर्क करता है हम लोग आगे अभी समझेंगे। अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ज़रा इसको ध्यान से देख लो। अगर हम नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम एक अलॉय होता है। अच्छा अगर पूछ दे एग्जाम में तुम्हारे कि अलॉय किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो देखो इसमें निकल है, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये सारे मेटल्स को हम लोग मिला करके जो अलॉय बनाते हैं उस अलॉय का नाम है नाइक्रोम। ऐसे देखो इसमें मेनली जो है निकल एंड क्रोमियम, ये मेन इसके कंपोनेंट है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है नाइक्रोम। ये देखो Ni फॉर निकल एंड क्रोम फॉर क्रोमियम, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में मैग्नीज और यहाँ पे देखो आयरन मेटल भी हम लोग मिलाते हैं। अब यहाँ देखिए रियोस्टैट कैसे वर्क करता है इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। यहाँ पे सेल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा रियोस्टैट लगा हुआ है, यहाँ से देखो यहाँ से एक कनेक्टिंग तुम्हारा टर्मिनल होता गया है, यहाँ पे एक तुम्हारा स्विच हो गया। अच्छा अब देखो होगा क्या, ये जो है ना तुम्हारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। इसकी खासियत ये होता है कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये तुम्हारा ज़रूरत के हिसाब से स्लाइड हो सकता है। तो देखो अगर मान लो कि अभी जो है ये इस पोजीशन पे है, अच्छा तो जब तुम्हारा करंट यहाँ से चलेगा तो देखो करंट को इतना रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है, जो तुम्हारे यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, तो देखो इतने दूर तक उसको ये रेजिस्टेंस को फॉलो करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से इसको स्मूथ रास्ता मिल गया और यहाँ से आकर के फिर ये पूरे सर्किट में फ्लो करने लगा। तो अभी देखो अगर हम कंपेयर करें तो अभी इसको कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन मान लो कि अगर ये
ये तुम्हारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। सपोज कि अगर ये स्लाइड होकर के अगर इस पोजीशन पे आ जाता है, मान लो देखो यहाँ से अगर इस पोजीशन पे आ जाता है, तो इस केस में देखो जब करंट तुम्हारा आई, सपोज कि यहाँ से आई करंट तुम्हारा चल रहा है, तो आई करंट यहाँ से अगर फ्लो होकर के आए तो यहाँ देखो अब यहाँ तक इतना दूर तक इसको ये रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद देखो इसको काफ़ी ये फाइन रास्ता मिल गया। अब ये क्या करेगा कि इस रास्ते को छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि ये देख रहा है कि इधर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, रुकावट है उसके रास्ते में, तो इसको छोड़ करके इस रास्ते से सीधे आ जाएगा। ये इसके लिए काफ़ी स्मूथ रास्ता है, तो यहाँ से ये फ्लो करते हुए आएगा तुम्हारा। तो देखो इस केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। तो देखो कुछ ऐसा ही रियोस्टेट करता है। ये जो तुम्हारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है ना, इसके आगे पीछे करते रहता है। अगर ये इस तरफ शिफ्ट करता है, देखो एरो बना के मैंने बताया, मतलब कि इसको लेस रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर ये इसको तुम इधर खिसकाते हो, अभी यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे आ गया, तो इस केस में क्या होगा? मोर रेजिस्टेंस, इसको और ज़्यादा रेजिस्टेंस सफ़र करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है रेजिस्टेंस अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे पीछे करके इसके वैल्यू को चेंज कर सकता है। अब देखो मान लो कि अगर हाई वोल्टेज है और आर को तुम अगर फिक्स रखते हो, तो अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चले तो V इक्वल्स टू आई, तो आई यहाँ से V अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आर तुम्हारा नीचे है। अगर मान लो कि तुम आर को फिक्स रख देते हो और वोल्टेज तुम्हारा काफ़ी हाई हो गया, तो फिर करंट काफ़ी हाई हो जाएगा। तो इसी के लिए अगर वोल्टेज फिक्स रखते हो और तुम चाहते हो कि नहीं तुमको करंट ज़्यादा मिले, तो फिर रेजिस्टेंस को कम कर दो, या अगर तुमको करंट कम चाहिए तो फिर रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, अगर वोल्टेज को तुम फिक्स रखते हो। तो इस तरह से जो है ना तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कि रियोस्टेट है वो तुम्हारा काम करता है। आई थिंक कि तुम इसके बारे में समझ गए होगे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कैसे वर्क करता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो I welcome you all to the comment box. Comment me if you have any doubt. अब देखो जरा यहाँ पे, अब ओम्स लॉ तो तुम पढ़ चुके हो। तो ओम्स लॉ में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बताया है V और I के बीच में, ठीक। तो अगर तुम इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस। हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने ये वाई एक्सिस पे वोल्टेज को लिया, एक्स एक्सिस पे हमने करंट को लिया। तो अगर तुम V और I के बीच अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो ये ग्राफ तुमको एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है, ठीक। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम यहाँ पे देख करके समझ सकते हो कि इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन दैट इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ध्यान रखना है कि यहाँ भी हम लोग टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो उस केस में V और I के बीच तुम ग्राफ खींचते हो तो ये तुमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि अगर सपोज कि V और I ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप तुमको क्या देगा? तो देखो एक्चुअली में हम स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारा ये होता है, ये जो एंगल तुमको दिख रहा है ना, ये एंगल स्लोप होता है। अच्छा, स्लोप को हम और अच्छे से बताएं तो स्लोप होता है इज द एंगल मेड बाय ग्राफ विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तुम्हारा ग्राफ है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस कौन सा है? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनाएगा, यही एंगल तुम्हारा, इस एंगल का जब तुम tan लेते हो तो ये तुम्हारा स्लोप होता है। तो तुम यहाँ पे अगर tan थीटा निकालते हो इस एंगल का, लेट्स से कि दिस एंगल इज थीटा, सो इफ़ यू कैलकुलेट tan ऑफ दिस एंगल, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुम परपेंडिकुलर लेते हो तो ये कहीं ना कहीं तुमको वोल्टेज का वैल्यू देगा, और अगर तुम बेस लेते हो तो ये तुमको करंट का वैल्यू देगा। तो अगर हम पूछे कि V अपॉन I क्या होता है, तो तुम पढ़ चुके हो कि V अपॉन I विच इज R, जो कि रेजिस्टेंस होता है। तो तुम ऐसे भी देख सकते हो कि V और I ग्राफ का जो तुमको स्लोप होगा वो तुमको क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। अब यहाँ देखो, स्लोप ऑफ V एंड I ग्राफ विल गिव अस रेजिस्टेंस, उसी को यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, जिसको तुम नोट कर सकते हो और इस तरह से इसको समझ भी सकते हो। तो आई थिंक कि तुम लोग समझ गए। चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, तुम स्लोप तो समझ गए कि V और I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तुमको रेजिस्टेंस देता है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि V एंड I ग्राफ का एरिया क्या देगा तुमको, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि V एंड I ग्राफ का एरिया क्या देगा।
तो ज़रा देखो यहाँ पे ये तुम्हारा वही फिगर है, वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है और ये तुम्हारा ग्राफ है। अब देखो एरिया अंडर वी आई ग्राफ तुमको बताना है, तो ये ग्राफ हो गया, तो इसके अंडर का एरिया मतलब बस तुमको इतने इसके नीचे का एरिया बताना है। तो देखो अगर तुम इस फिगर को कंसीडर करो तो देखो ये क्या है, ये ट्रायंगल है, तो मतलब ये हुआ कि अगर सपोज दैट कि तुमको इसका एरिया निकालना है तो तुमको कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा देखो, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ज़रा देखो ये तुम्हारा बेस हो रहा है और ये तुम्हारा हाइट हो रहा है। तो अगर बेस की बात करो तो इस पर तुम्हारा करंट का वैल्यू आएगा और हाइट की बात करो तो यहाँ पे तुमको वोल्टेज का वैल्यू आएगा। तो V इंटू आई ये क्या होता है ज़रा हमको बताओ। अगर हम पूछे तुमसे कि तो V इंटू आई ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है। अगर नहीं पता है तो ये तुमको आगे अभी मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में कि जो पावर होता है, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो तुम समझ सकते हो कि वोल्टेज एंड करंट का जो एरिया होगा, एरिया अंडर वोल्टेज एंड करंट, एरिया अंडर द ग्राफ will give you the value of power, electrical power. So we can say that area under VI graph will give us electric power. तो ये भी काफ़ी important है, तुम इसको भी ज़रा नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट अगर हम देखें, देखो कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करता है ना कि एग्ज़ाम वाला भी काफ़ी समझदार हो गया है, तो वो तुमसे क्या करेगा कि V और I ग्राफ नहीं देगा, उसको उल्टा कर देगा। वो क्या देगा कि तुम्हारा y एक्सिस पे ये करंट दे दिया है और देखो x एक्सिस पे तुम्हारा वोल्टेज दे दिया है। ये देखो ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्चुअली में y एक्सिस है। तो अब ज़रा देखो अगर I और V का ग्राफ तुम ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी तुमको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, बट यहाँ ध्यान रखना है कि इस बार ये तुमको रेजिस्टेंस नहीं देगा इसका जो स्लोप होगा, क्योंकि हमने क्या किया कि वैल्यू एक्सचेंज कर दिया। हम यहाँ I ले रहे थे, यहाँ V, अब हमने क्या किया इस पे I ले रहा है और ये V ले रहा है यहाँ पे। तो इस केस में तुमको क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस नहीं देगा बल्कि उसका रेसिप्रोकल तुमको मिलेगा, यानी कि स्लोप ऑफ I वर्सेस V ग्राफ विल गिव अस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तुम ये बोल सकते हो, सपोज कि एग्जाम में अगर ऐसा ग्राफ आ गया कि तुम्हारा x एक्सिस पे I है और y एक्सिस पे V है, तो तुम रेजिस्टेंस लिख के मत आ जाना, तुमको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है, या फिर तुम चाहो कि उसको ऐसे भी कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है, तो तुम इसको कंडक्टेंस के नाम से जानते हो। अब देखो इसके यूनिट की अगर तुम बात करते हो तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो अगर 1/R की बात करो तो 1/ओम ये इसका रेजिस्टेंस बनता है, तो इसको हम लोग ओम इन्वर्स के नाम से जानते हैं और कभी कभी इसको महो भी बोला जाता है, क्योंकि देखो ओम जो है इसका इन्वर्स है, तो ओम अगर इसको उल्टा पढ़ोगे तो MHO महो पढ़ोगे, तो इसलिए कभी कभी इसको महो भी बोला जाता है। लेकिन देखो चूँकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट नहीं है महो, अब ऐसा नहीं कि मतलब ये सीधा तो इसको उल्टा करके पढ़ दो, नेशनली एक्सेप्टेड यूनिट बनाया गया जिसको साइमेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टेंस हुआ तुम्हारा उसका ऐसा यूनिट साइमेंस से याद रखो। और ये याद रखो तुम कि अगर पहले जब ग्राफ देना तो ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर I वर्सेस V का ग्राफ है तो ये तुमको कंडक्टेंस देगा, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर V वर्सेस I का ग्राफ है तो उसका स्लोप तुमको रेजिस्टेंस देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से सपोज कि अगेन द एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू पावर। अब तुम ये खुद से ट्राई कर सकते हो कि सपोज दैट कि इस ग्राफ के अंडर का एरिया तुमको क्या देगा। मान लो कि ये तुम्हारा वापस से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अगर तुम इसका एरिया निकालने की कोशिश करो तो वापस से तुमको एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो वापस से जब तुम कैलकुलेट करोगे देन वापस से V इंटू वाई तुमको रिजल्ट मिलने वाला है। सो यू कैन से कि यू नो एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू पावर वंस अगेन। तो समझ गए, चलो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग जो अभी तक पढ़े हो अगर तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, तो ज़रा देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है,
तो यहाँ देखो, यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे R1 एंड R2 को तुमको कंपेयर करना है। R1 R2 है यहाँ पे क्या, सो दे आर बेसिकली द रेजिस्टेंसेज, और C1 C2 जो है ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तुमको क्या करना है कि इनको कंपेयर करना है। तुमको बताना है कि R1 बड़ा है R2 से, छोटा है, बराबर है, या तुम बता नहीं सकते हो। उसी तरह से तुमको C1 और C2 में भी रिलेशन बताना है, ठीक। तो देखो यार, ये काफ़ी सिंपल है। तुमको अभी मैंने बताया कि अगर V और I ग्राफ होता तो इसका स्लोप तुमको क्या देता, ये तुमको रेजिस्टेंस देता। लेकिन यहाँ पे देखो डेटा उलट दिया है, तुमको I और V दिया हुआ है, I वर्सेस V। तो इसका जो स्लोप होगा ये तुमको कंडक्टेंस देने वाला है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये सीधा होता तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेकिन चूंकि ये उल्टा है तो देखो इस केस में क्या होगा कि अगर हम इसके स्लोप की बात करें और इसके स्लोप की बात करें तो देखो इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका कम है। लेकिन चूंकि ये उल्टा ग्राफ है तो तुम ये बोलोगे कि जो R2 है ये R1 से बड़ा होगा। R2 R1 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये V वर्सेस I का ग्राफ नहीं है, I वर्सेस B का ग्राफ है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि इस बार क्या होगा कि तुमको रेजिस्टेंस को उल्टा करना पड़ेगा। ऐसे तुमको लग रहा है ना कि R1 बड़ा है R2 से, लेकिन चूंकि ग्राफ उल्टा है इसलिए ये तुम्हारा कंडक्टेंस, अगर तुम कंडक्टेंस को कंपेयर करोगे तो C1 बड़ा होगा C2 से, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये उल्टा ग्राफ है तो ये जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर ये सीधा ग्राफ होता तो जिसका स्लोप ज़्यादा होता उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कब, अगर ये V वर्सेस I का ग्राफ होता, लेकिन ये I वर्सेस V का ग्राफ है इसलिए रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा। तो तुमको आंसर मैं दे चुका हूँ। ऐसे चलो एक बार मैं यहाँ पे आंसर दिखा भी देता हूँ। तो देखो ये सही आंसर है कि यहाँ पे R2 जो होगा तुम्हारा बड़ा होगा R1 से। अगर तुम रेजिस्टेंस को कंपेयर करो तो इसका स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस इसी का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ देखो I और V का ग्राफ है। लेकिन वही अगर कंडक्टेंस की बात करो तो अगर उल्टा ग्राफ है और 1/R वो कंडक्टेंस ही होता है, तो मतलब ये हुआ कि C1 बड़ा होगा C2 से, यानी कि C1 का स्लोप ज़्यादा है C2 से, यानी कि इसका कंडक्टेंस इससे ज़्यादा है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर नहीं समझ में आता है, कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो तुम कमेंट करो और कमेंट के माध्यम से मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूँगा। फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम 2 लेकर के आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये देखो, फॉर अ मेटालिक कंडक्टर वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। यहाँ पे तुम्हारा देखो वोल्टेज और यहाँ पे करंट, ये ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2। अच्छा, तुमको क्या करना है, यानी कि चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है उसको टिक करके तुमको बताना है कि क्या सही होगा। तो वापस से ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा ग्राफ है ये उल्टा है, यहाँ पे I है और यहाँ पे वोल्टेज है। तो इस केस में ज़रा ध्यान से देखना कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। देखो अब चूँकि उल्टा ग्राफ है तो रेजिस्टेंस तुम्हारा जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर तुम इसको टेम्परेचर से कंपेयर करो, ठीक है ना, तो तुम जानते हो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। तो मतलब क्या हुआ कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस T2 का ज़्यादा है तो T2 का तुम्हारा जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस T2 का ज़्यादा है तो T2 का तुम्हारा जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, और T1 का टेम्परेचर क्या होगा, इससे कम होगा। तुम देखो डायरेक्ट तुम टेम्परेचर से इसको मत समझो, तुम पहले रेजिस्टेंस से इसको समझो कि इन दोनों ग्राफ में मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इसका R1 बोलता हूँ रेजिस्टेंस, और सपोज कि इसके रेजिस्टेंस को मैं R2 बोलता हूँ, तो R1 और R2 में दोनों का रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है। तो चूँकि ये उल्टा ग्राफ है तो ऑब्वियसली जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखो अगर रेजिस्टेंस का तुम ऑर्डर लगाओ तो यहाँ पे R2 का जो रेजिस्टेंस है ये बड़ा है किससे, R1 के रेजिस्टेंस से। अब देखो अगर तुम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हो कि ये जो ओम्स लॉ है कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करता है,
तो मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो मतलब कि T2 जो होगा वो तुम्हारा T1 से बड़ा होगा। यानी कि ग्राफ के अकॉर्डिंग जो तुमको रिलेशन आया T2 ग्रेटर देन T1। तो आई थिंक कि तुम समझ गए होगे। फिर भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, वीडियो को दोबारा प्ले करके तुम देखो, हर चीज़ तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ही इसका आंसर दिया हुआ, तुम चाहो तो इसको और देख करके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से समझ सकते हो। अच्छा, बिकॉज वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि अगर तुम मेटालिक कंडक्टर की बात करो, चूँकि देखो क्वेश्चन में ये चर्चा किया था कि ये मेटालिक कंडक्टर है, ये देखो तो मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे लिखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो उसके टेम्परेचर के। मतलब कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओ तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से तुम टेम्परेचर का रिलेशन निकाल सकते हो, जो कि मैंने अभी बताया तुमको। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ T2 इज ग्रेटर दैन द रेजिस्टेंस ऑफ T1, सो वी कैन से कि T2 ग्रेटर देन T1, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अब देखो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए, ये क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करना है और इसका जो भी प्रॉपर आंसर होगा तुमको कमेंट करके बताना है। अगर तुम आंसर सही से कमेंट कर देते हो तो मैं समझूंगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है।